अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। खदीजा टीवी पर हम आपके लिए जो ख़ास प्रोग्राम लेकर आए हैं, प्रोग्राम इंतखाब बच्चों के कैरियर काउंसलिंग के तौर पर और उनको गाइड कैसे किया जाए। इस वक्त हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ रोज़ की तरह मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आगा परवेज़ मसीह साहब। और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है बच्चों के कैरियर गाइडेंस के तौर पर, और किस तरह से बच्चों को, हज़ारों ऐसे बच्चे होंगे जो आज मुख्तलिफ़ फील्ड में मौजूद हैं और वो दुआएं भी देते होंगे, और यकीनन हमारी दुआएं भी साथ में हैं डॉक्टर साहब की, और बेहद शुक्रगुजार हैं कि हम इस प्रोग्राम को उनके ताउन से पेश कर रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये एक प्रोग्राम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और ये आगे बढ़ रहा है, तो हम पैरामेडिकल के ऊपर भी ही फोकस किए हुए हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ख़ास तौर से रेडियोलॉजी के बारे में, क्योंकि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि MBBS करने के बाद MD रेडियोलॉजी वही एक ऑप्शन होता है, और डॉक्टर बनने के बाद, MD करने के बाद बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन क्या सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्सेज या इसमें भी +2 के बाद कोई ग्रेजुएशन करने का भी ऑप्शन होता है, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, इसमें हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो बेसिकली ट्रीटमेंट रेडियोलॉजी है, ये कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हो रही है जी। तो जो डायग्नोसिस का एस्पेक्ट है वो तो MBBS MD डॉक्टर ही मैनेज करेगा जी। लेकिन जो उसके नीचे के स्टेजेस हैं उसके अंदर अगर कोई भी लैब टेक्नीशियन का कोर्स करे हुए है या सर्टिफिकेट कोर्स उसने कर लिया है तो उसको हैंडल कर सकता है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर वहाँ के ऊपर कोई स्पेशलाइज्ड आदमी नहीं होगा तो वो अपने लिए बहुत बड़ा जोखिम उठा लेगा वो, क्योंकि जो रेडियोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करते हैं जी। तो अगर उसको पूरे नो हाउ नहीं पता होंगे तो उसको जो है बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उस वजह से क्या कहते हैं, टेक्नीशियन वाले लेवल पे तो हम लोग जो हैं वो सेमी स्किल्ड आदमी को रख लेते हैं, लेकिन जो ऊपर जो डायग्नोसिस का है लेवल, वहाँ के ऊपर जो है MBBS डॉक्टर ही आते हैं, MD आते हैं जी। तो जो टेक्नीशियन लेवल है, लैब लेवल है, वहाँ पर आदमी जो है वो इंटर के बाद में इंटर कर सकता है जी। और ये एक अपॉर्चुनिटी है। और जिस हिसाब से जो है हम लोगों के पास में पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डेवलप हो रहे हैं, या एक अजब सा एक रुझान आ गया है लोगों के अंदर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ गुटखा है, टोबैको है जी। तो उससे कैंसर पेशेंट के परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं जी। और वहाँ पर भी जो है वो ट्रीटमेंट और उन सब के डायग्नोसिस सेंटर बढ़ रहे हैं। तो जॉब तो है वहाँ पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्पेशलाइज्ड जॉब वहाँ पे चाहिए। जी। तो आम तौर के ऊपर जो है जिन लोगों को 8-10 साल का तजुर्बा हो जाता है मेडिकल साइंसेज में, तो वो टेक्नीशियन लेवल के ऊपर वहाँ एंट्री पा लेते हैं। अब हम वही ऑप्शन उसको बताते हैं बच्चों को कि किस तरह से डिप्लोमा कोर्सेज में जाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले डिप्लोमा को डिस्कस करते हैं कि जो हम डिप्लोमा कहते हैं कि रेडियोग्राफी या रेडियोलॉजी में या रेडियोथेरेपी में बेसिकली, तो हम उसको डिप्लोमा कोर्सेज में किस तरह से जा सकते हैं, क्या उसके नॉर्म्स हैं, +2 में कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए? +2 में देखिए जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उन सब जगहों के ऊपर एडवांटेज जो है वो बायोलॉजी की ही है जी। तो आपको इंटर लेवल के ऊपर, +2 लेवल के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए जी। और उसके बाद में जो है वो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अब चाहे वो प्लेन मेडिकल पैथोलॉजी के अंदर उस कोर्स को कर लें, चाहे वो उसमें रेडियोथेरेपी में कर लें या डायग्नोस्टिक टूल्स में कर लें, टेक्निक में कर लें जी। तो इंटर तो होना ही है और बायोलॉजी से होना है। उसके बाद में वो डिप्लोमा अपनी लाइकिंग के हिसाब से स्टूडेंट चूज़ कर सकता है। तो कोशिश ये करें कि अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन से ही करें। ठीक है। अब लैब टेक्नीशियन या जो रेडियो टेक्नीशियन, जो रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी जो कहलाती है, उसमें कौन कौन से आपको ऐसे लगता है कि कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं कि जहाँ पर टेस्ट, वही बात आ गई कि टेस्ट जो है वो नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर होते हैं, उसको देखिए इसमें एक चीज़ और भी है कि थोड़ा सा यहाँ के ऊपर जो है वो जॉब के साथ में चैलेंज भी रहता है जी। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ये करती हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करती हैं तो साथ में टेक्नीशियन भी सप्लाई करती हैं जी। टेक्नीशियन भी उनके पास में कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है
तो उस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि आप ओपनली मार्केट में जॉब नहीं सर्च कर सकते हैं, आपको किसी न किसी उस मैन पावर कंसल्टेंसी के पास ही में जाना पड़ेगा जी तो थोड़ा सा कहते हैं यहाँ के ऊपर जो है जॉब तक पहुँचने के चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जी तो यहाँ पर बच्चा जो है थोड़ा सा कभी कभी जो है उसको टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अगर मान लिया कहते हैं उसने डिप्लोमा किया हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा जो इसके इंस्ट्रूमेंट जो है मैन्युफैक्चर करती हो और सप्लायर भी हो, तो उसके थ्रू जो है जहाँ जहाँ वो उनका इंस्ट्रूमेंट सप्लाई हो रहा होता है उन हॉस्पिटल में प्लेसमेंट मिल जाता है। इससे होता ये है कि वो इनको अच्छे से बता देती हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को रन कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है, तो वो उसका मेंटेनेंस जो है वो कम आ जाती है, इनको आफ्टर सेल सर्विस की थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है जी। तो जो बच्चा भी इसको करेगा तो उसको कांटेक्ट उन्हीं मैन्युफैक्चरर और सप्लायर से करना पड़ेगा जी कि आप हमको जिस हॉस्पिटल में वो सप्लाई कर रहे हो वहाँ भेज दिए, तो वो ट्रेनिंग करा के वहाँ पे उसको प्लेस करा देते हैं। तो थोड़ा सा जो है मतलब सीधे जॉब मार्केट में नहीं जाना पड़ता है, इनडायरेक्ट वे में जॉब मार्केट में जाते हैं। जी। अब हम रेडियोग्राफर की बात करें, पहला यहीं से शुरू करते हैं। रेडियोग्राफर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आजकल देखते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इसी तरह से जैसे आपने अभी बताया तमाम कोर्सेज के लिए एक रेडियोग्राफर आमतौर पर एक अर्न कितना कर सकता है? क्या उसके लिए अपनी सेल्फ में कुछ इस तरह का अगर करे कि वो जो आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए ये भी एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जी। तो इसमें जो है वो किसी ना किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के साथ ही में अटैच हो जाएगा जी और उनकी टीम में आ जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं अराउंड जो है वो 35,000 पर मंथ के आसपास मिल सकता है जी। लेकिन उसको मतलब इसके लिए बहुत ज़रूरी है वो किसी ना किसी जो है वो डायग्नोस्टिक लैब के साथ में अटैच हो या किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के साथ में अटैच हो। अगर वो टीम प्लेयर है जी, टीम के साथ काम कर लेता है तो उसका कैरियर सिक्योर है, जॉब सिक्योर है। और अगर उसके अंदर क्या कहते हैं पर्सनालिटी में ये चीज़ नहीं है कि वो टीम में घुल मिल नहीं पाता है, तो थोड़े से चैलेंजेस हमेशा रहेंगे उसके लिए। चलिए अब हम बात करें बीएससी के बारे में, जो आजकल रेडियो इमेजिंग के बारे में बहुत सारे हैं और उसमें मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ख़ासतौर से आम आदमी को पता होता है, एक पेरेंट को पता होता है कि ठीक है ये बीएससी रेडियो इमेजिंग में अगर जा रहा है तो ये एमआरआई भी कर सकता है, ये अल्ट्रासाउंड भी कर सकता है, ये एक्सरे तो कर ही सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो उससे जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन आप बताइए कि उस बच्चे को कैसे गाइड किया जाए कि जो उसके जहन में अगर बन रहा है कि वो इस फील्ड में आना चाहता है। देखिए इसके अंदर हम उसे कहेंगे कि जनरली जो है वो बैचलर कोर्स की तरफ चले जाएं जी। क्योंकि बैचलर कोर्स में जाने से अगर आप शुरुआती तौर में ही एक स्पेशलाइज सेक्टर पकड़ लेते हैं जी। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको उसमें जॉब मिल गई तो आप उसमें बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर कहीं जॉब सिनेरियो डिस्टर्ब हुआ तो उसमें जो है थोड़े से बच्चे के सामने चैलेंजेस, स्टूडेंट के सामने चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। जी। तो हम ज़्यादातर बच्चों को क्या कहते हैं ये राय देते हैं कि आप उसके अंदर जो है ग्रेजुएशन उस कोर्स में करो कि जिसका वाइड स्कोप हो। जी। आप वाइड स्कोप से जो थे एक पर्टिकुलर सेक्टर में पहुंच गए, आप पैरामेडिकल सेक्टर में पहुंच गए, हॉस्पिटल में पहुंच गए, और जब आप उसमें पहुंच गए तो अपनी लाइकिंग के साथ आप स्पेशलाइज हो जाओ। जी। और पहली स्टेज पे आप स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं तो फिर आप बाकी कोर्सेज के लिए जो है वो बंद होते जा रहे हैं। तो पहला जो है एक जनरल वाइड कोर्स में जिसकी वाइड अपॉर्चुनिटी है उसमें हमने अपना एडमिशन ले लिया, उसके बाद जो है वो अपॉर्चुनिटी जैसे मिलती जा रही हैं वैसे हम स्पेशलाइज होते चले जाएं। तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर स्पेशलाइजेशन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट स्टेज के ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए और वो कोर्स होना चाहिए कि जिसकी वाइड एक्सेप्टेंस हो। जी। तो ये मैं बच्चों को अक्सर ये राय देता हूँ कि उस तरफ मतलब अगर उसको हम एकदम सिंपल भाषा में कहें तो उसके अंदर ये है कि ऐसा कोर्स हो जिसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो, तो वो उसकी जिसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी तो वो आपको जॉब भी ज़्यादा दिलाएगी। जी। फिर एक्सपीरियंस के साथ में आप स्पेशलाइज हो जाइए सर्टिफिकेट कोर्स करके, और ये सर्टिफिकेट कोर्स लगातार होते रहते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी करती रहती हैं, अलग अलग हॉस्पिटल करते रहते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं 2 दिन का 5 दिन का। तो आप उसमें ऐसा नहीं है कि आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस रुक जाएंगे जी। वो हमेशा आपके पास में रहेंगे। चलिए, मतलब एक बच्चे के लिए नाज़रीन तवज्जो की बात यही है कि हम जो चीज़ें बता रहे हैं उसमें खुसूसन बहुत गौर से सुनने वाली बात यह है कि हम जब किसी फील्ड को चुनते हैं तो उसके बहुत सारी चीज़ें शायद हमारे जहन में पहले से नहीं होती हैं। एक्सरे टेक्नीशियन
या रेडियो इमेजिन में जाने से पहले आप अपने जहन को बनाइए कि हम अगर पैरामेडिकल के इस कोर्स को चुन रहे हैं तो आपका विजन बहुत खुला होना चाहिए, जिसके ज़रिए, बहुत गौर से सुनिएगा, जिसके ज़रिए आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने जॉब के साथ साथ उन कोर्सेज़ को ज़रूर ध्यान से देखें जो आज के दौर में इस जो आज इंटरनेट का ज़माना है, जहाँ डेली नई नई ईजादात और नए नए जर्नल्स आते हैं, और उस पर आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। और ख़ुसूसन जहाँ बहुत सारे प्रोग्राम लोग कराते हैं, जैसे सेमिनार हैं और इस तरह के मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के तौर पर होते हैं, उसको ऑप्ट करना है। ख़ास तौर से हम रेडियो इमेजिन की बात करें तो हम डॉक्टर आगा परवेज़ मसीह साहब की तरफ बढ़ते हैं और फिर उनसे सवाल करते हैं। यहाँ पर बीएससी कर लिया, अब हमारा फिर वही सवाल है कि तमाम ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ के अलावा जो मास्टर कोर्सेज़ हैं उसमें क्या स्पेशलाइजेशन अलग अलग तरह से किया जाता है, वो कैसे करते हैं, उसके बारे में आमतौर के ऊपर जो है मास्टर कोर्स तो अवेलेबल हर चीज़ में है, लेकिन जो लोग जो है मेडिकल लेबोरेटरी वाले कोर्सेज या लैब टेक्नीशियन वाले कोर्सेज में आ जाते हैं, तो क्योंकि ये इनको जो है जॉब, अर्ली जॉब दिला देती है, तो पीजी करने वालों लोगों की तादाद जो है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत कमी रहती है। अच्छा, दूसरी एक जो सबसे बड़ी वजह ये है कि वो पीजी करके या तो फिर वो कहीं टीचिंग के अंदर चले जाएं, तो टीचिंग के अंदर जाने में जो है वो एक दूसरा चैलेंज ये है कि दूसरी तरफ से MBBS MD आ रहा है जी, तो हमेशा जो है वो इनको शेडो कर देगा, तो इनके पास में क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिलने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी जी। तो अगर मान लिया कहते हैं ये फिर उसके बाद में काम करना है तो इनको किसी लैब में ही काम करना है और धीरे धीरे ये अपने सेक्टर में स्पेशलाइज्ड होते रहें जी, इसमें तो फ़ायदा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीजी करने में थोड़ी सी दुश्वारियाँ कैरियर में आगे बढ़ने में ज़्यादा होंगी। चलिए हम क्योंकि रिसर्च ओपन फील्ड नहीं है। जी, मैं समझ गया बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि हम अगर इसकी प्लस पॉइंट बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि निगेटिव लेने में आदमी अपने आप को निगेटिव करता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि आप पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव। इस वजह से सिर्फ ये लफ्ज़ कहने को ना हो बल्कि ख़ुद अपने आप में बने, और माहिर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं। हम रिसर्च और एनालिसिस की बात करते हैं हर सब्जेक्ट में, तो इसमें जो रेडियो इमेजिन वाला जो है पार्ट, इसमें कितना आगे बढ़ने के इम्कानात हैं और कैसे एक बंदा उन बुलंदियों तक पहुंच सकता है। जैसे आपने कहा कि MD और MBBS और MD के बाद वो आ जाता है तो उसके कहीं ना कहीं अंडर वाली बात आ जाती है। हाँ, वही है। लेकिन अगर BSc MSc करने के बाद भी वो रिसर्च की तरफ जाता है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, हाँ, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जा रहा है और अगर उसका रिसर्च की तरफ इंक्लाइनेशन है तो इस बात की भी बहुत इम्कानात हैं कि वो अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से कोई एक नया पहलू उसके अंदर जो है वो उजागर कर देगा जी, तो फिर वो आप समझिए कहते हैं इन सब से आगे निकल जाएगा जी, ये भी एक चीज़ है। तो अगर ये, लेकिन ये चीज़ आते आते उसको ये सारे तजुर्बे हासिल करते करते एक 3-4 साल का वक्त लगेगा ज़रूर। जी। नहीं, बहुत से लोग होते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, होता है कि उनका कि नहीं अभी हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है, हमें ज़रूरत नहीं है जॉब की, हाँ, हम जॉब करना ही नहीं चाहते। एक बात और जो ख़ास है कि वक्त के साथ में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, और अगर किसी भी बच्चे ने अपनी जो है नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है और पर्टिकुलर इस कोर्स में अपनी ऑब्जर्वेटरी स्किल्स को अच्छा रखा है जी, तो वो शर्तिया है कहते हैं उसके अंदर डायग्नोस कर सकता है कि साहब इस पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर जब सेल में ये चेंजेस दिखते हैं तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये बीमारी होने का ख़तरा है जी। तो आप समझिए कि फिर वो एकदम नई चीज़ हो जाएगी, वो एक नया पहलू डिस्कवर कर लेगा। तो इस बात का भी मतलब हमारा ये कहना है कि MBBS MD वालों की डोमिनेंसी है उस फील्ड में, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि यहाँ वाले वहाँ नहीं पहुँच सकते जी, ये भी पहुंच सकते हैं और अपनी ऑब्जर्वेटरी स्किल को रखें, जितने भी जो नए नए टूल्स आ रहे हैं उनका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें जी, और अपने नॉलेज बेसिस को आगे बढ़ाएं। नहीं, मैं क्योंकि खुद इस फील्ड से हूँ तो डॉक्टर्स भी का ये कहना होता है कि अगर हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ ना हो तो हमारे दोनों हाथ कटे हुए हैं। अगर एक बेहतरीन सर्जन को OT टेक्नीशियन नहीं है और OT मैनेजमेंट करने वाला बेहतरीन नहीं है तो एक सर्जन भी अपने आप को कुछ नहीं कर सकता, वो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। जी, बहुत उम्दा बात कही। तो नाजरीन, हम अगले स्टेप में अब बढ़ते हैं, क्योंकि हम इस बात को कर रहे हैं तो क्योंकि जाहिर सी बात इसकी फील्ड में बात हुई। अब हम करते हैं लैब टेक्नीशियन के बारे में और डॉक्टर साहब से उसके बारे में सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब, अगला कोर्स जो है वो लैब टेक्नीशियन के बारे में, बहुत सारे लैब्स में, और आज भी अगर देखिए तो इतने लैब्स हो गए कि आपके पास मैसेज आता है कि आप अपने टेस्ट करा लीजिए, इतने टेस्ट करा लीजिए। तो जो आता है बंदा वो भी DMLT कम से कम किए हुए होता है जो आपका ब्लड पिक करता है।
इसके बारे में आप बताएं तो शायद इन बच्चों को बहुत फायदा। ये अच्छा कोर्स है। जो बच्चे जो हैं अर्ली करियर में सेटल होना चाहते हैं, इंटर के बाद में 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, और अब इसके अंदर बहुत से प्राइवेट पार्टनर भी आ गए हैं। जी, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो भी इस कोर्सेज़ को करा रहे हैं, और वो जो इस कोर्स को करा रहे हैं तो उसमें अच्छी खासी जॉब सिक्योरिटी है। जी, तो जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा है आपसे ही बातों के दौरान कि ये वो कोर्सेज़ हैं कि जिनकी वाइड एक्सेप्टेंस है, और यहाँ पे तो जॉब मिलेगी। अगर ये बाहर किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं इस जॉब के सहारे, तो इस डिप्लोमा के सहारे वो जा सकते हैं। जी, तो इसको करने में जो है बहुत अच्छे रास्ते खुले हुए हैं आगे। और मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि जिन लोगों को अर्ली सेटल होना है, तो वो, ये बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जल्दी चाहते हैं मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, या किसी वजूहात से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो उन लोगों के लिए ये कोर्स जो है बहुत अच्छा है। उनको 1 साल 1.5 साल के अंदर जॉब मिल जाएगी, और ठीक ठाक जॉब मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें भी ग्रेजुएशन की, जहाँ BMLT है, BSc लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो वो भी, तो अब उसमें भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, और वहीं पर फिर कन्फ्यूजन कि हम किधर जाएं और कैसे करें। इसमें क्या +2 में फिर बायो की ज़रूरत है? वैसे ही जैसे बायो की ज़रूरत तो इसमें है ही। जी, बायो की ज़रूरत इसलिए कि तभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, सेल्स हैं, और सेल्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसकी, अब जितने अच्छे डायग्नोस्टिक टूल्स आ रहे हैं, तो अगर बच्चे को बेसिक सब्जेक्ट नहीं पता होगा तो वो फिर और अपनी जो स्किल्स हैं उनको आगे इनरिच नहीं कर सकता। तो बेस होना तो बहुत ज़रूरी है, और वो बेस जो है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट ही देता है। तो इसमें बायोलॉजी का होना उनके लिए ज़रूरी है। प्लस क्या कहते हैं, अब इतनी अच्छी डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके वो इस फील्ड के अंदर कोई आदमी अपने जुनून से अच्छा काम कर सकता है। और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं इसमें, जिसमें कहते हैं पूरी चेन इस्टेब्लिश हो रही है पैथोलॉजी की। आने वाले वक्तों में आपको पूरे हर शहर के अंदर बड़े बड़े जो है पैथोलॉजी सेंटर्स मिलेंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर मिलेंगे, तो वो चलेंगे तो इन्हीं ट्रेंड लोगों के बल के ऊपर। तो उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी भी है, अच्छा जॉब भी है, और जॉब सेटिस्फैक्शन भी है। चलिए, अभी एक डिप्लोमा वाला जो DMLT करता है और एक BSc लैब टेक्नोलॉजी में जो ग्रेजुएशन करता है, इन दोनों में क्या फ़र्क रहता है? देखिए, जो BSc वाला है तो उसके पास में नॉलेज बेस ज़्यादा है जी, तो उसको आगे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और वो हमेशा जो है वो इन लोगों के आगे रहेगा। तो अगर कोई बच्चा जो है वो बैचलर कर रहा है इसमें, तो उसके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और फिर उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो ज़्यादा तरफ रहेगी। चलिए डॉक्टर साहब, हम कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि हमें सवाल जो भेजे हैं उसमें से सवाल, ये अज़रा फातिमा है, इन्होंने कहा कि BSc लैब टेक्नीशियन करने के बाद क्या हम बायोटेक की तरफ जा सकते हैं MSc में, या कुछ ऐसा कोर्स कि जो हमारे कोर्स से थोड़ा अलग हो और दोनों कोर्सों को मिलाता हो, वो हम उसमें मास्टर कर सकते हैं? देखिए, ये MSc बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर सकती हैं। उसके अंदर एक दिक्कत ये आ जाएगी कि जो बेसिक कोर्सेज़ हैं, जो एलिजिबिलिटी है, वो जो है डिप्लोमा नहीं है जी, और या BSc मेडिकल नहीं है। हाँ, अगर ये बायोटेक्नोलॉजी में काम करना चाह रही हो, क्योंकि वो इमर्जिंग फील्ड है, बहुत सारे लोग उसमें काम करना चाह रहे हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की किसी भी 4-5 टेक्निक्स के ऊपर ट्रेनिंग कर लें, और उन ट्रेनिंग्स को अपना ये जो इन्होंने पढ़ा हुआ है इसके अंदर क्लब करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जी, और मास्टर करने से इनको थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, उसके अंदर जो है चैलेंज रहेंगे आगे, जी, कि वो आदमी कहीं के ऊपर भी जाएंगी तो वो आदमी कहेगा ना, आपने ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर ये था और वहाँ से आपने जो था स्विच कर लिया अंदर। एकदम स्विच ओवर कर लिया, तो ना बायोटेक्नोलॉजी के रहे, ना जो है ये लैब टेक्नीशियन के रहे। तो लैब टेक्नीशियन एज ए लैब टेक्नीशियन वर्क करें, और जो वहाँ के ऊपर जो टूल्स हैं, चाहे वो PCR का टूल हो, चाहे वो ऊपर जो है वो और से टूल्स हों, उन किसी पर्टिकुलर टूल्स के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लें, और बायोटेक्नोलॉजी जो वहाँ पे आ रही है उससे वो फ़ायदा उठा लें। वेरी गुड डॉक्टर साहब, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी हम डिस्कस करते हैं इसी सब्जेक्ट्स के सिनेरियो में, कि जब हम बात करते हैं तमाम कोर्सेज़ हैं, जैसे कि अभी लैब टेक्नीशियन है, इससे पहले फिजियोथेरेपी और BSc नर्सिंग के बारे में हमने बात की। हम आज बात ये करें कि जैसा कि इन्होंने रखा है अपना कोर्सेज़ में, कि अगर BSc में है या BA में है तो फर्स्ट ईयर में वो सर्टिफिकेट कोर्स, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा कोर्स, और फिर वो थर्ड ईयर पहुँचते पहुँचते यार कुछ कोर्सेज़ 4 साल के हैं, अगले फाइनल ईयर में वो डिग्री देंगे। तो क्या आप इस तरीके की पॉलिसी के बारे में, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या मेडिकल लैब टेक्नीशियन या इस दीगर जो पैरामेडिकल्स के कोर्सेज़ हैं जो ग्रेजुएशन, उसमें भी इन्होंने ये सिनेरियो रखा है या नहीं? नहीं, देखिए, ये जो NEP के अंदर ये रूल आया है ये बहुत अच्छा है। जी,
मैं जो हूँ इसको जो है बहुत ही सराहता हूँ। वजह इसकी ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो अंडर ग्रेजुएशन के 2 ईयर पूरे करते थे, जी उसके बाद किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाए, तो उन्होंने 2 साल तो दिए लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। जी पूरी दुनिया उनको ये कहती है इंटर पास है, इंटर पास है। अब कम से कम ये तो कहेंगे नहीं साहब डिप्लोमा करे हुए हैं, फादर की डेथ हो गई थी, नहीं पढ़ पाए थे, इस वजह से जो है डिप्लोमा तो करे हुए हैं, जी। है ना। तो उसने जो मेहनत करी है उसका उसको रिजल्ट मिल कम रहा है। मिला, हाँ, कम से कम उसका ही सही। टाइम नहीं बर्बाद हो जी। रहा है और वो अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड या डिजेक्टेड नहीं नहीं है। फील कर रहा है। अब यहाँ के ऊपर क्या है, यहाँ पर जो है क्योंकि ये जो काम कर रहेगा बच्चा, उससे जो है वो डायग्नोस्टिक फील्ड में आ रहा है, उससे आगे किसी मरीज़ की ज़िंदगी और मौत तय हो रही है, रिकवरी तय हो रही है। तो यहाँ के ऊपर आधा अधूरा वाला सही नहीं, नीम हकीम खतरे जान वाला हिसाब हो है जाएगा। जी। तो इनकम्प्लीट जो है यहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ये सवाल जो था बिल्कुल क्लियर है कि अब आप अगर अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इससे साथ जोड़ते हैं तो ये इस पर अप्लाई नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और उसको डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब अब यहाँ पे भी क्योंकि सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हो गई हैं कि एक बच्चा फिर वो एजुकेशन के लिए आगे बढ़ता है और वो चाहता है कि हम एकेडमिक में जाएँ, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहेंगे इसमें? अगर इसके अंदर एकेडमिक्स में आना है तो उसको वही बैचलर डिग्री करे और मास्टर कोर्स करे। जी। देखिए अगर किसी को भी टीचिंग में आना है और वो एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाह रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जो भी उसकी लाइकिंग हो, तो उसमें उसको मास्टर करना तो बहुत ज़रूरी है जी। बिना मास्टर के आप टीचिंग फील्ड में नहीं आ सकते हैं। तो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है। और जो बच्चे जो हैं बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मैं उनको एक राय और देता हूं कि जैसे मान लिया वो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर तो इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर लें जी। लेकिन अगर उनको मौका मिले तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी यूरोपियन यूनिवर्सिटी से जाके करें, अमेरिका से करें या कनाडा से करें, क्योंकि वहाँ के ऊपर जो है क्वालिटी टीचिंग और अच्छी है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वो हैं कि जो स्कॉलरशिप ऑफर जी, मैं वही सवाल करने वाला था। मैंने स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, तो उन स्कॉलरशिप के सहारे वो पढ़ सकते हैं और वहाँ ऊपर जो है वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको एक साल का एक्सपीरियंस का भी मौका देते हैं। तो आप 1 साल की वहाँ जॉब कर सकते हैं, अपने आप को और इनरिच कर सकते हैं, इक्विप कर सकते हैं और अच्छी ग्रूमिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप आके इंडिया के अंदर किसी भी अच्छे से इंस्टीट्यूशन में आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो ज्ञान जो है वो कहीं से भी मिल रहा हो, इल्म कहीं से भी मिल रहा हो, उसे ले लेना पकड़ चाहिए। लेंगे। वेरी गुड। अब अगला सवाल है, इनका सवाल है तशाम अब्बास साहब, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है फिजियोथेरेपी में और मैं चाहता हूं कि मैं अपना ख़ुद का एक सेटअप तैयार करूं, तो क्या मुझे किसी तरह का कोई लोन कहीं से ऑफ़र हो सकता है या सिर्फ बैचलर डिग्री वालों को लोन मिल सकता है? नहीं, इसके अंदर देखिए जो भी ये काम करना चाह रहे हैं तो उसमें इनको लोन मिल सकता है। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स रहती हैं, स्टार्टअप प्रोजेक्ट रहते हैं, मुद्रा लोन रहता है, प्लस जो है वो गवर्नमेंट के माइनॉरिटी की स्कीम्स रहती हैं, कुशल करके एक स्कीम है जी। तो उस कामगार स्कीम है। तो उन किसी भी स्कीम में ये जो है अपना पैसा थोड़ा सा लेके और उस काम को शुरू कर सकते हैं। अपना एक लैब या अपनी एक वर्कशॉप जो भी उसके सिस्टम में हो उसको वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी। तो इसके अंदर जो इनको और अच्छी राय दे पाएगा तो अपने भी शहर में आप ये जाएं एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पास में और किसी बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक के पास में, जी। वो इनको राय दे देगा कि आप साहब को इतने लोन को, इतने परसेंटेज के ऊपर आपको लोन मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को लोन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जी। तो उसमें ये जा सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आखिर में मैं इस एपिसोड में आपसे चाहूँगा एक मैसेज, ये तमाम कोर्सेज जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं इसके बारे में जो आपके जहन में हो कि आप एक ख़ास मैसेज, एक पैगाम देना चाहते हो उन तमाम पेरेंट्स के लिए और उन तमाम बच्चों के लिए कि जो आपको जहन में हो और आप चाहते हो कि इसको शेयर करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात जो मैं जो हूँ बहुत अदब के सारे पेरेंट्स से और सारे स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को चुनिए, अपने बच्चे के लिए चुनिए या बच्चा अपने लिए चुने, तो वो बातचीत के बाद चुने, डिस्कशन के बाद चुने। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वालिदैन एक तुगलकी फरमान भेजे दे रहे हैं कि नहीं तुम्हें ये करना है, या बेटा जो है वो एक पर्टिकुलर 3 इडियट पिक्चर को देख के अड़ा हुआ है कि नहीं साहब हमको ये करना है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। दोनों लोग जो हैं वो डिस्कशन करके, फादर अब जो है मदर अपना रुझान बताएं और बच्चा जो है वो अपना रुझान बताए और एक
पर्टिकुलर एक जो है वो म्यूचुअल डिसीजन के ऊपर पहुंच जाएं। ऐसा अगर करेंगे तो उसमें गलती करने के इम्कानात कम होंगे। जहाँ कहीं कंफ्यूज हो तो किसी भी करियर काउंसलर के पास में चले जाएं, उनसे राय ले लें। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई सा कोर्स करिए आप, कोई सा कोई कोर्स करिए, आपकी क्रिएटिविटी बढ़नी चाहिए, आपका नॉलेज बेस बढ़ना चाहिए, आपकी इनोवेशन में आप में बढ़ना चाहिए और आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग होनी चाहिए, आप में इथिकल वैल्यूज़ आनी चाहिए। अगर ये पांचों चीज़ें आ रही हैं तो यकीनी तौर के ऊपर आप उस फील्ड में अच्छे प्रोफेशन बन के इस्टेब्लिश हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ज़्यादा नहीं दे रहा वक्त, बिल्कुल शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन अगले एपिसोड में कुछ और पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे कोर्स हैं, ख़ास तौर से ऑप्टोमेट्री और इससे रिलेटेड ओटी टेक्नीशियन, इस तमाम कोर्स के बारे में हम आपको बताएंगे, वो कहाँ कहाँ होते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इस पर आप ये दीजिए इजाज़त हमें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।